नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। सुबह के 9 बजे हैं। चलिए बात सबसे पहले मेरठ की करते हैं, जहां पर एक बड़ी वारदात। इंजीनियरिंग के एक छात्र को यहां गोली लगी है। गंभीर हालत में इस वक्त अस्पताल में भर्ती है वो छात्र। मामूली विवाद को लेकर फायरिंग हुई है। दोस्त पर ही गोली चलाने का आरोप लगा है। थाना परतापुर इलाके का मामला, जहां पर कहा यह जा रहा है कि मामूली विवाद में दो दोस्तों के बीच झगड़ा होता है और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर गोली चला दी, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर है और अब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। इंजीनियरिंग का स्टूडेंट बताया जा रहा है घायल युवक, जिसे मामूली विवाद के बाद उसके ही दोस्त ने गोली मार दी है। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे अस्पताल ले जाया गया है। परतापुर इलाके में यह पूरी वारदात हुई। निखिल अग्रवाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निखिल, क्या अपडेट है आपके पास, क्या खबर आपके पास? निखिल से दोबारा संपर्क करेंगे, उससे पहले आपको एक बार फिर से बता दें, परतापुर इलाके का मामला है मेरठ में, जहां पर दो छात्र आमने सामने आ गए। किसी बात को लेकर विवाद की शुरुआत हुई। किस बात को लेकर यह अभी तक साफ नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जिसे उसके दोस्त ने गोली मार दी है और इस वक्त हॉस्पिटल में है वो लड़का। और अब जो सबसे डराने वाली बात कि बड़े शहरों के बाद कोरोना वायरस गांव में पैर पसारता जा रहा है। गांव और छोटे कस्बों में कोरोना संक्रमण बढ़ने की वजह शहरों से लौट रहे लोग हैं। वहीं पंचायत चुनाव भी संक्रमण बढ़ने में एक बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद न्यूज 18 की टीम से जानेंगे कि कहां हालात कैसे हैं। सबसे पहले आगरा का रुख करेंगे। आरिफ हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरे गांवों का भी रुख करेंगे, लेकिन पहले आरिफ, आप आगरा में कहां हैं किस वक्त, और इस वक्त की स्थिति क्या है अगर हम कोरोना को लेकर बात करें? क्योंकि आगरा से कल भी कई ऐसी तस्वीरें आई कि प्रशासन शहरों वाले इलाकों में तो चुस्त नजर आया, लेकिन जो कस्बे हैं, जो गांव वाले इलाके हैं, वहां पर लापरवाही साफ साफ दिख रही है। देखिए, बिल्कुल मेनका, जिस हिसाब से पंचायत चुनाव हुआ है उसके बाद जो कोरोना फैला है वो गांव में बहुत तेजी से फैला है। लगातार लोग बीमार हो रहे हैं। हालात ये है कि कई लोगों की डेथ भी हो रही है। हालांकि ये सरकारी रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है। तमाम अधिकारी इस बात को नकार रहे हैं कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि गांव में अभी भी ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है, या यूं कहें कि एक एक आदमी की जो कोरोना टेस्टिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो इस लिहाज से अभी भी वो चीज रिकॉर्ड में नहीं आ रही है। लेकिन तमाम लोगों से मेरी बात होती है, गांव के लोगों के आसपास जो भी है, वो कहते हैं कि हमारे गांव में कोरोना फैला हुआ है। तमाम लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 10 दिन में 15 मौत हो गई। कोई कह रहा है कि पिछले 15 दिन में 20 मौत हो गई है। यानी कि लगातार जो मौतों का आंकड़ा है ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहा है। और इसको लेकर देखिए, फिर मैं कह रहा हूं कि इसको लेकर बड़ी सख्त कार्रवाई करनी होगी। दूसरी बात यह है कि बहुत यही वो डर है आरिफ, यही वो डर है जिसकी आशंका जताई जा रही थी कि अगर गांव तक कोरोना फैलता है तो हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास गांव में किस तरह की स्थिति है हेल्थ सेक्टर को लेकर वो हम सभी को पता है। उमा शंकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमा का रुख कर लेंगे, हमीरपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। उमा शंकर, यहां के बारे में बताइए। गांव से अब तस्वीरें डराने वाली सामने आने लगी हैं। हाँ बिल्कुल, निश्चित मैं बता देना चाहता हूँ मेनका, अभी तक जो कोरोना की लहर थी वो शहरों तक सीमित थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है इसकी लहर गांव क्षेत्रों में भी आ चुकी है। ये हमीरपुर का एक डेरा, छोटा सा गांव का एक डेरा है जहां पर हम खड़े हैं। देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पर बहुत सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग बहुत इक्के दुक्के घरों से निकल रहे हैं। घर के अंदर ही लोग कैद हैं। आप देख सकते हैं घर में किस तरीके से लोग अंदर रह करके मजबूरी में घर में रह रहे हैं। लेकिन जो गाइडलाइन सरकार ने जो जारी की है, जिला प्रशासन ने जारी की है कि लोग घर में रह करके सुरक्षित रह सकते हैं, इसलिए ग्रामीण लोग अपने घरों में, गांव में रह रहे हैं और मजबूरी में रह रहे हैं, क्योंकि जी हुई हैं, उससे निश्चित तौर पे यहाँ पे भी दहशत है। अब मैं यहाँ पे लोगों से भी बात कर सकता हूँ कि गांव में क्या स्थिति है कोरोना के लेकर के, कैसी स्थिति है, गांव के लोग कैसे घर में रह रहे हैं। गांव में ज़्यादातर आदमी जो है मजदूरी जो है करता है आदमी। इससे इस समय जो है लॉकडाउन के चलते जो है सब अपने अपने घरों में हैं, और जो जरूरी काम होता है तभी निकलते हैं, नहीं तो सब अपने घरों में। गांव में भी आपके कोरोना फैला है? कोरोना की स्थितियां जो है गांव में भी हैं। अभी जो है कुछ एक पीछे जो है डेरा है उसमें एक जो है मरीज है, वो अपना जो है एकांत में ही लेटे हुए। देखिए, गांव में भी मरीज बढ़ने लगे हैं, संख्या बढ़ रही है। हालांकि प्रधानी का चुनाव था, इसका बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ गांव में। देखिए यहाँ के लोग कैसे बेचारे दुख के बैठे हुए हैं। बताइए, आपके गाँव में कोरोना फैलने लगा है क्या? क्या आप
चल रहा है। नहीं, अभी तो कुछ नहीं, मान लीजिए गांव तो अपने सुरक्षित है और कोई गांव में ज्यादा कोरोना की स्थिति नहीं है। चलिए, तो इस गांव में कोरोना की स्थिति बहुत भयावह नहीं है, अच्छी बात है। और यहाँ के लोग जागरूक भी दिख रहे हैं, घरों में दुबके हुए हैं, और जरूरी भी है, इस वक्त की डिमांड यही है। झांसी से अश्विनी मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, ये बताएं वहां पर क्या हालात है, लोग किस तरीके से खुद को बचा रहे हैं? क्योंकि अगर हम गाँव में मेडिकल सुविधा की बात करें तो हम सभी को पता है कि ज्यादातर गाँव ऐसे ही हैं जहां पर डॉक्टर हैं तो अस्पताल नहीं, अस्पताल है तो उपकरण नहीं, दवाइयां नहीं। और ऐसे में झांसी में क्या हालात? हाँ बिल्कुल, पंचायत चुनाव को खत्म में लगभग 1 महीने का समय होने को आया है। ऐसे में झांसी के जो ग्राम पंचायतों की बात करते हैं तो यहाँ के हालात थोड़े से विकट नहीं हैं। कई गांव में हम गए, हमने पूछा, गाँव वालों से बातचीत करी है, उनका कहना है कि यहाँ पे कोरोना का प्रकोप इतना नहीं है जितना शहरों में है। इस समय हम ग्राम पंचायत भोजला में आए हुए हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो ग्रामीण हैं वो खड़े हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। ये बताइए भाई साहब, पंचायत चुनाव के बाद से गांव में क्या स्थिति है कोरोना की? क्या कुछ लोग बीमार हुए हैं और कोरोना से आप लोग लड़ कैसे रहे हैं? नहीं सर, पंचायत चुनाव के बाद भी यहाँ मतलब गांव में नहीं इतना, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की सर्दी जुकाम हो जाते तो दवा लेके अपने सही हो जाती। शहरों में अधिकांश ज़्यादा है, यहाँ गाँव में इतना नहीं प्रभाव इसका। तो क्या कोई स्वास्थ्य की टीम यहाँ आती है? हाँ, टीम यहाँ बस स्वास्थ्य केंद्र है, वो बार बार अपने चेकअप करती है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। कैसे आप लोग कोरोना से हरा रहे हैं, क्योंकि कोरोना काफी घातक बीमारी है? कैसे आप लोग गांव में तो जो तैयारी किए हुए हैं, कैसे आप लोग सुरक्षा कैसे ले रहे हैं? सर्वप्रथम तो हम गांव से सुरक्षा ये है कि दूरी बना के रखते हैं लोग, और मास्क की हमेशा लगा के ही चलते हैं लोग, और कहीं मोहल्ले या गली में इकट्ठा होकर ये भीड़ नहीं जमा करते हैं, और अपना दिन में समय घर में ही बिताते हैं लोग अधिकतर। तो क्या लगता है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि गाँव में किस तरीके से लोग कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं, और क्या लगता है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है? जी, जागरूक किया जा रहा है, और अधिकतर लोग जागरूक भी हैं, बहुत अपना नियमों का पालन भी कर रहे हैं, और वैसे भी बहुत जागरूक हैं हमारे यहाँ के। जी अश्विनी, वाकई झांसी की ये जो तस्वीर देखने को मिली है, जो आप दिखा रहे हैं, और हमीरपुर से उमा शंकर ने जो दिखाया, ये थोड़ी राहत देने वाली बात है और काबिले तारीफ गांव वालों की कि वो कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं। इतनी सजगता तो यहाँ शहरों में भी नहीं दिख रही है। आरिफ, हमने देखा यहाँ पर लोग मास्क लगाकर हैं, और साथ ही लोगों का कहना है कि बहुत ज्यादा केसेस नहीं है कोरोना के अभी तक। स्वास्थ्य टीम की भी बात करें, लेकिन आरिफ, एक बहुत संक्षेप में, बहुत से गांव की तस्वीर ऐसी है कि गांव वाले भी मानने को तैयार नहीं कि जो मौतें हो रही हैं वो कोरोना की वजह से हो रही हैं। सर्दी जुकाम और इसे फीवर ही मान रहे हैं, वो खुद भी जाने से डर रहे हैं डॉक्टर्स के पास। ऐसा क्यों है? बिल्कुल मेनका आपने ठीक कहा, पहले गांव के लोग नहीं मान रहे थे कि ये जो मौतें हो रही हैं वो कोरोना की वजह से हो रही हैं, लेकिन अब गांव के लोग मान रहे हैं कि कोरोना लगातार गांव में फैल चुका है और बड़ी संख्या में फैल गया है। बड़ी तादाद में आगरा में जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें लोगों की मौतें हो रही हैं, लोग संक्रमित हो रहे हैं। अब लोग बिल्कुल मान रहे हैं और धीरे धीरे करके लोग सामने आ भी रहे हैं। हालांकि जिस हिसाब से सरकार ने अभी फैसला लिया था कि गाँव जाकर टेस्टिंग की जाएगी, इसमें तमाम जो आशा कार्यकर्त्री हैं उनको लगाया जाएगा, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको लगाया जाएगा, तो अगर ये ट्रेसिंग ठीक ठाक होती है तो ये संख्या बड़ी हो सकती है और बहुत जल्द ठीक ठाक होना ही होगा, ठीक ठाक होना ही होगा, तुरंत एक्शन लेना होगा गांव के लिए। गांवों तक जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो तुरंत पहुंचानी होंगी। धन्यवाद आरिफ, और आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। झांसी से हमारे सहयोगी अश्विनी और हमीरपुर से उमा शंकर तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ वासियों के लिए एक राहत की खबर है। कोरोना महामारी के बीच लखनऊ के हज हाउस में आज से 255 बेड के कोविड हॉस्पिटल की शुरुआत हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस हॉस्पिटल का शुभारंभ करेंगे। 255 बेड के कोविड हॉस्पिटल को HAL ने तैयार किया है। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। राजनाथ सिंह सुबह 11 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरेंगे और सीधे हज हाउस जाएंगे। इसके बाद राजनाथ सिंह अवध शिल्पग्राम भी जाएंगे। वहां पर 505 बेड के कोविड अस्पताल का जायजा लेंगे, जो कि DRDO ने तैयार किया है। इधर मथुरा को 104 बेड का कोविड का नया हॉस्पिटल मिल गया है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की पहल पर स्वर्ण जयंती अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया गया। खास बात यह है कि सभी 104 बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। कोविड कंट्रोल को लेकर सरकार की कवायद जारी है। महज 15 दिन के अंदर मथुरा में 104 बेड का कोविड हॉस्पिटल तैयार कर दिया गया है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की पहल के बाद प्रशासन एक्शन में आया और स्वर्ण जयंती अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया।
मथुरा के डीएम नवनीत चहल के पिता और पत्नी कोरोना पॉजिटिव थे। उसके बावजूद उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों की मदद से इस हॉस्पिटल को तय समय में शुरू कराया। यह मथुरा का 9वां कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, जहां ऑक्सीजन की सुविधा मौजूद है। इसे मथुरा रिफाइनरी के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के जरिए 50 लाख की लागत से तैयार किया गया है। 104 बेड का हॉस्पिटल जो IOCL मथुरा रिफाइनरी का स्वर्ण जयंती हॉस्पिटल है, उसको शुरुआत यहाँ पर मथुरा में की जा रही है। कोविड हॉस्पिटल के रूप में इस हॉस्पिटल को शुरू किया जा रहा है। यहाँ पर 104 बेड्स पर ऑक्सीजन पाइपलाइन जो है उसका सेटअप कर दिया गया है। बड़ी ही तेज़ी के साथ इसको सेटअप किया गया और यहाँ पर जो हमारे मरीज़ के जो भी तीमारदार हैं, जो भी उनके अटेंडेंट्स हैं, वो भी आएंगे। यहाँ पर बाहर उनके भी बैठने की अच्छी व्यवस्था रहेगी। खाने पीने की व्यवस्था मरीजों की भी सुव्यवस्थित तरीके से कर ली गई है। स्वर्ण जयंती अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल में तब्दील करने के लिए अस्पताल की OPD सेवा बंद कर यहाँ कोविड मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया है। कोविड-19 को मात देने के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है और उसी प्रयास का सार्थक परिणाम है मथुरा का स्वर्ण जयंती हॉस्पिटल, जहां जिला प्रशासन ने महज कुछ दिनों में 104 बेड का ऑक्सीजन वाला अस्पताल तैयार किया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की पहल पर तैयार हुए इस हॉस्पिटल के माध्यम से उन लोगों को राहत मिलेगी जो ऑक्सीजन की कमी के चलते दम तोड़ रहे थे। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। इधर कोरोना पॉजिटिव SP सांसद आजम खां की तबीयत बिगड़ गई है। आजम को लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल के ICU में शिफ्ट किया गया है। कल ही उन्हें मेदांता हॉस्पिटल ले जाया गया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उसके बाद उन्हें ICU में शिफ्ट करना पड़ा। इससे पहले सीतापुर जेल में वो बंद थे। आजम खां कोविड की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मेदांता हॉस्पिटल ले जाया गया था। की तबीयत बिगड़ गई है, उन्हें ICU में शिफ्ट किया गया है। सांस लेने में परेशानी बढ़ने पर उन्हें ICU में शिफ्ट कराया गया। डॉक्टरों की गहन निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। आजम खां का लखनऊ के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है। वो कोरोना पॉजिटिव हैं। रविवार को उन्हें सीतापुर जेल से इलाज के लिए लखनऊ लाया गया था। वहीं आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की स्थिति अभी ठीक है। बताएं कि आजम खां और उनके बेटे ने सीतापुर जेल में कोरोना का इंजेक्शन लेने से मना कर दिया था और बाद में वो कोरोना की चपेट में आ गए। तो रविवार को ले जाए गए थे मेदांता हॉस्पिटल, जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। जेल के अंदर ही कोरोना की पुष्टि 30 अप्रैल को ही हुई थी और जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और अब बताया जा रहा है कि मेदांता हॉस्पिटल में भी उनकी हालत खराब होने के बाद आजम खां को अब ICU में शिफ्ट किया गया है। अब्दुल्ला आजम वो भी हॉस्पिटलाइज हैं, लेकिन उनकी स्थिति बेहतर बताई जा रही है। समाजवादी पार्टी सांसद आजम खां इस वक्त मेदांता हॉस्पिटल में ICU में है। कोरोना की पुष्टि होने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद हॉस्पिटल लाए गए। हालांकि इसे लेकर एक याचिका भी समाजवादी पार्टी के नेता की ओर से दाखिल की गई थी अदालत में कि आजम खां की तबीयत खराब है और उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया जाना चाहिए। जब वो जेल के अंदर ही थे, जेल के अंदर ही इलाज आइसोलेशन में थे और उनका उपचार चल रहा था, लेकिन तबीयत बिगड़ने के बाद रविवार को मेदांता हॉस्पिटल लाए गए, जहां पर डॉक्टरों की एक टीम लगातार उन पर नजर बनाए हुए हैं। अलाउद्दीन अयूब हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, क्या खबर है आपके पास इस बारे में? देखिए, क्रिटिकल केयर जो यूनिट है मेदांता का, उसमें उनको ICU में शिफ्ट कराया गया है। जब वो शुरुआती वक्त में आए थे मेदांता रविवार की शाम में, तो शुरुआत में उनको 4 लीटर के ऑक्सीजन के प्रेशर पर रखा गया था, जिसको मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में शुरुआती पैरामीटर माना जाता है। वो बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता है। आमतौर से आदमी का ऑक्सीजन 98-97 उस पर मेंटेन हो जाता है, लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत रविवार से लेकर सोमवार के दिन तक बिगड़ी है और सोमवार के दोपहर में उनको 10 लीटर तक की प्रेशर की जरूरत पड़ गई। यानी 10 लीटर के प्रेशर पे जाकर के उनका ऑक्सीजन नॉर्मल मेंटेन हो पा रहा था। इस पर डॉक्टरों की टीम ने, जो क्रिटिकल केयर की टीम है, उसने आपस में इस बात को तय किया कि इनको ICU में शिफ्ट करना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में कल यानी सोमवार के को शाम तक उनको ICU में शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल चिकित्सकों का कहना है कि उनकी तबीयत जब वो आए थे उससे कुछ बिगड़ी है, लेकिन फिलहाल कंट्रोल में है। ऐसा नहीं है कि कंट्रोल से बाहर उनकी तबीयत है, लेकिन क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा है और 72 साल उनकी उम्र है, इसके
उसके अलावा अगर उनको कोई और बीमारी निकल करके आती है, जैसे खासतौर से वो 1 साल से जेल में ही है, तो ऐसे में डायबिटिक और तमाम दूसरी उच्च रक्तचाप का जो मसला उनका है, अगर वो सारा गंभीर होता है तो स्थिति गंभीर हो सकती है। मौजूदा जो स्थिति बनी हुई है, अगर इसी पे स्थिति बनी रहती है तो डॉक्टरों ने पूरी तरह से दावा किया है कि मेडिकल साइंस इतना ज्यादा जो है बेहतर स्थिति में है कि वो ठीक हो जाएंगे। जी अलाउद्दीन जी, धन्यवाद इस पूरी जानकारी देने के लिए। तो डॉक्टर्स का कहना है कि हालत स्थिर है और रिकवरी की उम्मीद है। हालांकि लगातार डॉक्टर्स की टीम नजर बनाए हुए है आईसीयू में इस वक्त आजम खां। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं, बने रहे हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। कसम हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं। साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म मोहरा उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई। फिल्म के हिट गाने टिप टिप बरसा पानी में रवीना बिल्कुल नए अंदाज में नजर आई थी। पीली साड़ी में रवीना का डांस आज तक लोगों को याद है। अब इस गाने का एक नया वर्जन भी सामने आ गया है। डांस फ्लोर पर इस गाने का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो सिनेमा आजकल शोज के ट्विटर ने शेयर किया है। हालांकि अभी तक साफ नहीं है कि ये परफॉर्मेंस कहाँ की है। कई लोग इसे शादी की परफॉर्मेंस बता रहे हैं, तो कई इसे किसी दूसरी जगह का सेलिब्रेशन बता रहे हैं। नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह पिछले कुछ समय से अपनी हरकतों से इंटरनेट पर अपने फैंस का दिल जीत रहे हैं। दोनों ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की है। रोहनप्रीत और नेहा कक्कड़ इंस्टाग्राम रील पर वीडियो बनाते हुए और लिप सिंक करते हुए दिखाई दिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस और स्टाइल आइकॉन उर्वशी रौतेला आए दिन अपने स्टाइल स्टेटमेंट की वजह से सुर्खियों में छाई रहती है। उनके कीमती कपड़े और ज्वेलरी भी लोगों की नजरों में बनी रहती है। ओ तेरे बिना ये दुनिया वाले ओ जानी है पूछ। तो वहीं अब उनका एक धमाकेदार डांस वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों की धड़कनें बढ़ा रहा है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। दुनिया के मशहूर शायर, गीतकार और बड़े साहित्यकार कैफी आजमी को देश की आजादी का ऐसा चस्का लगा कि उन्होंने घर छोड़ दिया था। किशोरावस्था में ही कलम की गिरफ्त में आए कैफी आजमी ने आंदोलन के दौरान गीत लिखने लगे और अंग्रेजों की नींव डगमगाने लगी। हम किसी से इस उड़ान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं। साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म मोहरा उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई। फिल्म के हिट गाने टिप टिप बरसा पानी में रवीना बिल्कुल नए अंदाज में नजर आई थी। पीली साड़ी में रवीना का डांस आज तक लोगों को याद है। अब इस गाने का एक नया वर्जन भी सामने आ गया है। डांस फ्लोर पर इस गाने का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो सिनेमा आजकल शोज के ट्विटर ने शेयर किया है। हालांकि अभी तक साफ नहीं है कि ये परफॉर्मेंस कहाँ की है। कई लोग इसे शादी की परफॉर्मेंस बता रहे हैं,
तो कई इसे किसी दूसरी जगह का सेलिब्रेशन बता रहे हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। एक डराने वाली और चिंता पैदा करने वाली जो खबर है मेरठ से आ रही है कि यहां पर ब्लैक फंगस से पीड़ित 2 कोविड मरीज मिले हैं। मुजफ्फरनगर और बिजनौर के रहने वाले हैं ये दोनों। निजी हॉस्पिटल में दोनों का इलाज चल रहा है। निजी अस्पताल के डॉक्टर संदीप गर्ग ने इसकी पुष्टि की है। मरीजों की हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अब मेरठ में भी ब्लैक फंगस का ये केस देखने को मिल रहा है। मेरठ में ब्लैक फंगस का ये पहला मामला है। इधर रामपुर में कांग्रेस नेता के हमलावरों पर इनाम घोषित कर पुलिस ने इनाम घोषित किया है 5-5 हजार रुपए का। 5 मई की रात को जानलेवा हमला हुआ था। 6 हमलावर आरोपी इस वक्त फरार चल रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष मोतिउर रहमान बबलू गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किए गए थे। विशाल हमारे सहयोगी रामपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, इतने वक्त में पुलिस यही कर पाई कि हमलावरों पर, आरोपियों पर इनाम का ऐलान कर सकी, बजाय इसके कि उन्हें पकड़ने के? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस समय जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, जिला पंचायत से ये उम्मीदवार, जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार भी थे और ये 5 तारीख की रात की घटना है। जब ये वहां से लौट रहे थे तो रास्ते में इनके ऊपर जो थे हमला हुआ था, जिसमें ये गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल होने के बाद इनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। इनके भाई की तरफ से जो था मुकदमा लिखा गया था, जिसमें से 7 नामजद और कुछ अज्ञात लोग थे, जिसमें से 1 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 6 लोग अभी भी फरार रहेंगे। तो अभी तक पुलिस जो इनको गिरफ्तार नहीं कर पाई, जिसके बाद उन्होंने 5-5 हजार रुपए का इन लोगों पर इनाम रखा है। जी धन्यवाद आप पूरी जानकारी देने के लिए। तो जो फरार 6 लोग हैं उनके ऊपर पुलिस ने इनाम घोषित किया है, अभी तक पकड़ नहीं पाई। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके राष्ट्रीय और प्रौद्योगिक दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा कि देश के विकास के लिए प्रयत्नशील सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और समस्त टेक्नीशियंस को हृदय से साधुवाद। आपके परिश्रम और पुरुषार्थ से ही आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना साकार हो रही है। उधर गाजियाबाद में गत्ते के गोदाम में आग लग गई और आग बुझाने में इस वक्त फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। नंदग्राम इलाके के हिंडन विहार का ये मामला, जहां पर गत्ते के गोदाम में आग लग गई। 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।